नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आपने बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना होगा। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का विस्तार भी बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया है, जो पकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तैयारी तो कर ली गई थी 9 अप्रैल की, लेकिन राजभवन से फोन नहीं आया। एक संभावित मंत्री जी दिसंबर से इंतजार कर रहे थे। बड़े नामों को लेकर तो ऐतराज नहीं था, लेकिन छोटे नाम को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को कुछ ऐतराज था। वैसे दिसंबर की उस तैयारी को भूलकर नेताजी तैयारी कर रहे थे 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल के बारे में मीडिया के कुछ संस्थान तो पक्के तौर पर दावा कर चुके थे कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन 10 दिन बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी। उधर मंत्री बनने के ख्वाब में नेताजी दिसंबर से इंतजार में थे। जो महंगा कुर्ता सिलाया था, जो फिलहाल टाइट हो गया है, खैर नेताजी तो उसकी फिटिंग करवा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ फिटिंग हो रही है, जिस तरह के लोगों को एडजस्ट किया गया है, जिन्हें निगम मंडल आयोगों में जगह दी गई है, एक साथ जो 36 नियुक्तियां हुई है, उसे लेकर कुछ खासी चर्चा हो रही है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस पैमाने से किन की नियुक्ति हुई थी। वैसे अधिकांश नामों पर तो कोई ऐतराज नहीं है। 1-2 नाम तो खासे चर्चा में रहे। जमीन से जुड़ा हुआ उनका नाम था, जमीन का काम करते रहे, सो कुछ अलग कारणों से जाने जाते हैं, जिन पर हमारी बारीक निगाह लगी हुई थी। यह गहराई से समझना होगा, पार्टी ने परिश्रम के अलावा निष्ठा, लगन और चरित्रवान लोगों को ही पोस्ट देने की कोशिश की है। वैसे अधिकांश ने तो पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ लोगों ने फिलहाल पदभार नहीं लिया है। निगम मंडल आयोगों की इन नियुक्तियों से ध्यान कुछ बढ़ गया, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला फिर भी अटका हुआ है। ये पेच कहाँ अटका हुआ है, कोई कयास नहीं लगा पा रहा है। अब कोई भविष्यवाणी भी नहीं करता, आशंका भी नहीं प्रकट करता, और न ही ऐसा कहता है कि हमारे सूत्रों ने बताया, क्योंकि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी केंद्र के निर्देश पर कब क्या निर्णय ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि पिछले हालातों पर गौर करें, यानी 10 दिन पहले का जो मामला है, तब दावा किया जा रहा था कि बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग से एक मंत्री बनना तो तय है। लंबे समय से 2 पद खाली थे। वैसे माना जा रहा है कि अब की बार 3 लेंगे, जैसे कि हरियाणा में हुआ। वहां भी विधानसभा में 90 विधायक होने के बावजूद 13 की बजाय पहली बार 14 मंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी ऐसी जानकारी आ रही है। वैसे लंबे समय से अटका छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम क्यों रुका हुआ है, किस लिए रुका हुआ है, ढेर सारी बातें सामने आती रही। पहले समझाया गया कि क्षेत्रीय स्थिति को देखा जाएगा, फिर बाद में बताया गया कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है। मौजूदा हालात पर यदि गौर करें तो इस वक्त विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 6 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, 1 मंत्री एससी वर्ग से है, 3 मंत्री एसटी वर्ग से हैं और सामान्य वर्ग से 1 मंत्री है। इसी तरह क्षेत्रीयता पर यदि गौर किया जाए तो 5 संभागों में सबसे ज्यादा सरगुजा से 4 मंत्री हैं। यहाँ विधानसभा सीटें भी कुल 14 है और 14 की 14 भाजपा के पास है। हो सकता है इसलिए ज्यादा महत्व मिला। मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जहां सबसे कमजोर विधानसभा में रही, 24 विधानसभा सीटों में से 10 ही विधायक बन सके, फिर भी 3 मंत्री बना दिए गए। यहाँ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव आते हैं। इसी तरह दुर्ग की बात की जाए तो यहाँ 20 में से 10 वाला मामला रहा, यहाँ से 2 मंत्री हैं। रायपुर संभाग में जहाँ 20 सीटें हैं, यहाँ 12 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, यहाँ से सिर्फ 1 मंत्री है। बस्तर की स्थिति सरगुजा के बाद ज्यादा अच्छी रही। यहाँ 12 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ 1 मंत्री ही है। इन सारे गुणा गणित को लेकर काफी मंथन चिंतन हुआ। बीती 9 और 10 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ में अनेक बैठकें लेते रहे। बंद कमरे में बातचीत हुई, देर रात तक बातचीत हुई। काफी मंथन चिंतन के बाद ये मान लिया गया था 10 अप्रैल को राजभवन से बुलावा आ ही जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब समझ में आ गया कि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी कयास लगा पाना बिल्कुल असंभव है। आपको याद होगा 22 दिसंबर 2023 का वो मंजर, जब एक साथ 7 मंत्री शपथ ले रहे थे। तभी राजनीतिक पंडितों के सारे गुणा गणित फेल हो गए थे, लेकिन पुराने दौर की भारतीय जनता पार्टी को याद करते हुए जैसे ही सरकार बनी तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी छत्तीसगढ़ भाजपा का जो मुख्यालय है, वहां लगातार बीते करीब 6 महीनों से जिन नेता टाइप के लोगों ने मौके का फायदा उठाकर जमकर कमर तोड़ी, रोज रोज पार्टी मुख्यालय आते रहे, पार्टी ने उन्हें लाल बत्ती देने से आंख फेर लिया। कुछ शौकीन मिजाज के लोग भी चर्चा में रहे, ऐसे नेताओं को भी झटका मिल गया। निगम मंडल आयोगों के माध्यम से लाल
बत्ती के लिए सरकार और संगठन ने जो पैरामीटर तय किया गया तो उसमें साफ तौर पर पार्टी के लिए समर्पण भाव, परिश्रम के अलावा खास तौर पे छवि और आचरण को प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन कुछ पुराने मंझे हुए और खाए पिए नेता, कारोबारी टाइप के ये लोग कोशिश कर रहे थे कि अटैची में इस बार भी दम होगा, लेकिन वो भूल गए कि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी अब माथा देखकर चंदन नहीं लगाती बल्कि कार्यों का मूल्यांकन करती है। अब यदि दायित्वों पर गौर किया जाए कि निगम मंडल आयोगों में सबसे ज्यादा किसे महत्व दिया गया है, तो जैसा कि हर किसी को पता है कि सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग फेडरेशन यानी मार्कफेड, जहां 25,000 करोड़ का कारोबार होता है। इसी तरह कुछ ज्यादा आकर्षण में रहने वाले अन्य विभाग हैं CSIDC, क्रेडा, माइनिंग कारपोरेशन, पाठ्य पुस्तक निगम, नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा वे ब्रिज कारपोरेशन जैसे बड़े बड़े बोर्ड और निगमों में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ नियुक्तियों का पैमाना तय किया गया। इनमें से एक चर्चित विभाग है पाठ्य पुस्तक निगम, जहां एक बार में 50 लाख पुस्तकों का टेंडर होता है। करोड़ों के टेंडर के इस खेल में पुराने समय में जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए उस पर भी निगाह बनी रहेगी और यहाँ कोशिश होगी कि पारदर्शिता कायम रहे। मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शुचिता का पैमाना तय कर चुकी है, पहले से ही बंद कमरे में ताकीद दे दी गई है, इधर उधर की कहीं से कुछ बात भी सुनाई दी तो अनुशासन का डंडा चलने में देरी नहीं लगेगी। ऐसे निर्देशों का असर पदभार ग्रहण समारोह के दौरान भी देखने को मिला। बिना किसी बहुत ज्यादा तामझाम के जिस तरह से सादगी का परिचय दिया गया, दरअसल वो पुराने निर्देश का असर था। बंद कमरे में जो बातचीत हुई और जिस तरह से अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, उसका आगे भी कितना असर होगा इस पर भी हमारी लगातार निगाह बनी रहेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में शुचिता को प्रमुखता से इसलिए भी प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि पुराने दौर की भूपेश बघेल सरकार के जमाने में जिस तरह के घोटाले हुए, जिस तरह के घपले हुए, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच गई, वहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इसलिए आम जनता का भी पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पे है। हो सकता है सरकार के कार्यों को लेकर कुछ शिकायत हो, लेकिन पिछली सरकार में जिस तरह के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे उसे ध्यान में रखते हुए मौजूदा दौर की सरकार ने भारतमाला परियोजना जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट में जिस तरह का एक्शन लिया है, उसके उदाहरण से आपको यकीन हो जाएगा कि बदले हुए हालात में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भ्रष्टाचार का आरोप यदि किसी नेता पर लगा तो ये मान के चलिए उसके विरुद्ध एक्शन होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अबनपुर भारतमाला मुआवजा घोटाले की EOW से जांच करवाने का पहले ही ऐलान किया है, मगर राजस्व विभाग ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एक कदम आगे जाकर जांच का दायरा 11 जिलों तक कर दिया। इतना ही नहीं, 5 कमिश्नरों से इसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली। जाहिर है इन 11 जिलों में नेशनल हाईवे के मुआवजे को लेकर बंदरबाट की जांच होगी। हो सकता है उसमें दर्जन भर से अधिक IAS IPS सलाखों के पीछे जाएंगे। इससे भी कुछ अधिक होगा तो राजनेताओं की काफी फजीयत होगी। ऐसे कई सफेद पोश नेता हमारी जानकारी में है जिनके बारे में उंगली उठ रही है कि उन्होंने मुआवजा प्रकरण में मोटा माल कमाया है। सैकड़ों सेठ साहूकारों के खिलाफ केस दर्ज होने की संभावना है जिन्होंने भारत सरकार के पैसे को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर है ईमानदारी से यदि भारतमाला मुआवजा प्रकरण की स्कैम की जांच हो गई तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का बम फूट सकता है। ऐसा बम फूटेगा कि करप्शन करने से लोग तौबा कर लेंगे। यही कारण रहा होगा कि राजस्व विभाग ने इसकी मेगा जांच करवाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि राजस्व विभाग की कड़ाई से जांच करने वाली कोई पुरानी छवि नहीं रही है, इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि EOW की जांच से घबराकर कहीं जांच तो नहीं रोक दी जाएगी, इसलिए कमिश्नरों से जांच करवाई जा रही है। दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि जांच के लिए कमिश्नरों को जो पत्र लिखा गया है उसमें जिस तरह की भाषा लिखी गई है उससे प्रतीत होता है कि यहाँ किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि पत्र में लिखा गया है कि अनियमितता का पूरा डिटेल अपने वेबसाइट में अपलोड करें। गड़बड़ियों की जानकारी ऑनलाइन होते ही प्रदेश में जिस तरह भ्रष्टाचार का बम फूटेगा उससे बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। तीसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार या केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय में जानबूझकर कोई पेंच फंसाया जा रहा है। यहाँ यह भी गौर करना होगा कि अबनपुर से विशाखापट्टनम तक 6 लेन भारतमाला परियोजना में मुआवजे का जो स्कैम हुआ उसकी जानकारी 2021 में ही नेशनल हाईवे को थी। तभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने 2021 से लेकर 2024 तक कई पत्र राजस्व विभाग को लिखे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब जब मामला विधानसभा में उठा है और जिस तरह से राजस्व विभाग
विभाग कड़ाई से कार्रवाई कर रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर होगा, कुछ नए घोटाले सामने आएंगे। हो सकता है कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कुछ सफेदपोश नेता इसमें लपेटे में आ जाए। वैसे भाजपा से जुड़े एक बड़े नेता का नाम हमारे पास आ रहा है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। बहुत जल्दी भारतमाला परियोजना से संबंधित एक नया अंक आप हमारा देखेंगे, जिसमें ढेर सारे हम खुलासे करने जा रहे हैं। लेकिन निगम मंडल आयोगों को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये है कि यहाँ कुर्सी में बैठने वालों की राजनीति आगे चलकर चुनावी रूप से कुछ कमजोर पड़ जाती है या खतरे में पड़ जाती है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 सालों में कोई ऐसा निगम मंडल का अध्यक्ष नाम आपके ध्यान में नहीं होगा जिसका राजनीतिक कैरियर आगे चलकर काफी मजबूत हुआ हो या बड़ा हुआ हो। गौरीशंकर अग्रवाल जरूर इस मामले में थोड़े अपवाद हो सकते हैं। उन्हें माइनिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जरूर बने, लेकिन उसके बाद काफी कोशिशों के बावजूद, ढेर सारे खर्च के बावजूद वो जिस तरह से चुनाव हार गए, वो काफी चर्चा में बने रहे। ऐसा माना जा रहा है कि उनका चुनावी कैरियर लगभग अब समाप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 मुख्यमंत्री बने और चारों की सरकारों में करीब 65 से अधिक मंत्री रहे, मगर किसी का भी बैकग्राउंड निगम और मंडल वाला नहीं रहा। फिलहाल अभी जिन 36 नेताओं की पोस्टिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उनमें कई बेहतरीन और बढ़िया काम करने वाले चेहरे हैं। उनके बारे में पुराने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा काफी रोचक था। हम गहराई से सारी बातों का पड़ताल करते हैं। राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी रोचक तस्वीरें लगातार प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। देश और समाज का ऐसे में कैसे भला होगा? अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।